नमस्कार द रिवॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। यूपी पीसीएस प्री और आरओ यारो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं घटनासार करंट अफेयर्स की सीरीज। और इस बुक से रिलेटेड 3 वीडियोज ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिसमें हमने इस बुक के स्टार्टिंग में वन लाइनर फॉर्म में पूरी बुक की जो समरी दे रखी होती है उसको ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज से इस बुक का डिटेल्ड करंट अफेयर्स हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। और क्योंकि चीज़ें यहाँ पर काफ़ी डिटेल में दे रखी हैं, काफ़ी विस्तार में दे रखी हैं, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बुक खरीद लीजिएगा। और ये बुक क्योंकि मैंने पहले ही इसको अंडरलाइन कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, तो जो जो चीज़ें आपको मैं यहाँ से बताते चलूँ उनको अपनी बुक में हाईलाइट या अंडरलाइन करते चलिएगा, ताकि आगे चल करके आपको इस बुक का रिवीजन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये अर्धवार्षिकी वाला पहला संस्करण है जो कि आपका कवर करता है अगस्त तक का करंट अफेयर। इसके बाद में एग्जाम टाइम पर फिर दोबारा से अपडेट होकर के नया करंट अफेयर्स आएगा, उसको भी मैं आपको यहाँ से कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 से। 29 जुलाई 2023 को विश्व बाघ दिवस के अवसर पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जिम कॉर्बेट रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ संस्थान प्राधिकरण की गणना 2022 रिपोर्ट जारी की है। दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहीं से मिल जाती हैं। पहला ये कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। ठीक है, इसके साथ साथ आपको याद रखना है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री, इनका नाम क्या है, अश्विनी कुमार चौबे। और ये जो विश्व बाघ रिपोर्ट है, बाघ गणना रिपोर्ट है, ये हर 4 साल में जारी की जाती है, इसको भी आप याद रखेंगे। इससे पहले 9 अप्रैल 2023 को पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर एक अंतरिम बाघ गणना रिपोर्ट जारी की थी, जिसके आंकड़े आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। आपको जो नवीन रिपोर्ट है इसी के आंकड़े याद रखने हैं, और इसमें से भी सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा था कि आपके पास किताब होनी चाहिए, तो मैं आपको ये बताता चलूँगा यहाँ से कि कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है और कौन सी चीज़ें आपको छोड़नी है। याद रखने से ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपको क्या छोड़ना है, वो आपका समय बहुत बचा लेता है ना। तो नई रिपोर्ट के अनुसार देश में साल 2018 में 2967 बाघ थे। इस दृष्टि से 2022 तक इनकी आबादी सालाना 6.1% की दर से बढ़ी है। तो ये जो है डेटा इंपॉर्टेंट है कि 18 से 22 तक। ठीक है, इससे पहली रिपोर्ट 2018 में आई थी, 2022 की ये रिपोर्ट है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। 18 से 22 के इन 4 वर्षों में सालाना किस दर से टाइगर्स की जो आबादी है वो बढ़ी है, तो 6.1% की दर से बढ़ी है। पृथ्वी पर जंगलों में रहने वाले बाघों की 75% आबादी भारत में है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी पूरे धरती पर, पूरे विश्व में जंगलों में जितने भी टाइगर्स रहते हैं, बाघ रहते हैं, उनका 75% इंडिया में पाया जाता है। देश में बाघों की संख्या पिछले 16 साल में 260% से बढ़ करके 3682 पहुंच गई है, जबकि 2006 में देश में 1411 बाघ ही बचे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि 3682 जो है बाघों की संख्या है। वैसे देखा जाए तो बाघों की स्थिति रिपोर्ट के विस्तृत संस्करण में यह तथ्य सामने आए हैं कि इसके अनुसार देश में कम से कम 3167 और मैक्सिमम 3925 बाघ हो सकते हैं। लेकिन जो आपको डेटा याद रखना है वो ये है कि उन्होंने एक एवरेज नंबर निकाल लिया है कि कम से कम 3167 हो सकते हैं, मैक्सिमम बाघों की संख्या 3925 हो सकती है। तो उसका एक एवरेज निकाल लिया कि एवरेज संख्या जो है बाघों की भारत में जो हो सकती है 3642। ठीक है, तो आपको यही डेटा याद रखना है। अकॉर्डिंग टू 2022 की जो रिपोर्ट है, लेटेस्ट डेटा है, उस हिसाब से भारत में बाघों की संख्या 3682 है। अब आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बाघ किस स्टेट में है, तो ये एमपी में है 785। उत्तराखंड में साल 2006 में, देखिए जो जो याद रखना होगा उसको मैं बता दूंगा, मुंह से बोल के बताऊंगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसी को इंपॉर्टेंट मान करके चले हैं, बाकी तो मैं पढ़ करके आपको बता ही रहा हूँ। जहाँ पर जो चीज़ें जिन पर ज़्यादा ध्यान देना है उसको मैं मुंह से बोल करके बता दूंगा आपको। सबसे ज़्यादा बाघ याद रखने हैं, एमपी में है 785। उत्तराखंड में साल 2006 में जहां 178 बाघ ही बचे थे, आज इनकी संख्या 3 गुना बढ़कर के 560 पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में भी संख्या 109 से करीब 2 गुना बढ़कर के 205 पहुंच गई। तो ये याद रखना है कि यूपी में टाइगर्स की संख्या कितनी है, 205। ये सभी राज्य शिवालिक गंगा क्षेत्र में आते हैं, जहां बाघों की संख्या 297 से बढ़कर के 819 हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 53 टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा बाघ जो हैं
उत्तराखंड के कार्बेट रिजर्व में है 260। यहाँ पर स्टेट की बात नहीं हो रही है, टाइगर रिजर्व के आधार पर हो रही है। स्टेट के हिसाब से नंबर एमपी में ज़्यादा है, टाइगर रिजर्व के हिसाब, क्योंकि काफ़ी सारे टाइगर रिजर्व है इंडिया में, तो उन सभी टाइगर रिजर्व्स में सबसे ज़्यादा बाघ किस टाइगर रिजर्व में है, तो कार्बेट वाले में, ठीक है, उत्तराखंड में 260। इसके बाद में दूसरे स्थान पर बांदीपुर आता है, तो ये तो याद रखना है आपको, सबसे ज़्यादा किस टाइगर रिजर्व में टाइगर हैं, तो ये उत्तराखंड के जिम कार्बेट में है। दूसरे स्थान पर बांदीपुर आता है 150 है, तीसरे स्थान पर नागरहोल आता है 141 है। इसके बाद में ये सभी डेटा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन में जाएंगे आप, और ना सारी चीज़ें ये यहाँ से पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बाघ किस टाइगर रिजर्व में, उत्तराखंड के कार्बेट में। दूसरे स्थान पर बाघों की संख्या के मामले में कौन सा टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर। तीसरे स्थान पर नागरहोल है जिसमें 141 बाघ हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश के 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से कम है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा। मतलब देश के जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। जिसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा है, रानीपुर, ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश का, जिसमें 10 से कम है बाघों की संख्या। बाकी के ये जो 18 टाइगर रिजर्व हैं इनके नाम आपको याद नहीं रखने, क्योंकि यहाँ टाइगर रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बाघों की गणना रिपोर्ट पढ़ी जा रही है। तो इनमें कितने कितने टाइगर हैं, 10 से कम है, मान लीजिए 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, तो इस तरीके से आपको याद नहीं रखना है। आपको यूपी वाला डेटा है वो तो फोकस करना ही करना है उस पर, क्योंकि यूपी का एग्जाम है। तो सभी टाइगर रिजर्व्स में से 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिसमें बाघों की संख्या 10 से कम है, उनमें से एक यूपी का भी है, रानीपुर वाला, इसको याद रखेंगे, है ना। इनके नाम वैसे ही पढ़ लीजिए आप, क्योंकि टाइगर रिजर्व्स के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, टाइगर रिपोर्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अचान कमर, इंद्रावती, उदांती, सीता नदी, है ना, पालमऊ हो गया झारखंड में, बोर व सह्याद्री ये महाराष्ट्र में है, सतकोसिया ये उड़ीसा में है, मुकुंद्रा वो रामगढ़ विषधारी ये राजस्थान में है, कंवल ये तेलंगाना में है, मुंडन थुरई तमिलनाडु में है, नामेरी असम में है, दम्फा ये मिजोरम में है, पाक्के कमलांग व नामदफा ये अरुणाचल में है, और बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। तो ये मैं आपको वैसे ही पढ़ के इनको बता रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। शिवालिक पर्वत व गंगा के मैदानी क्षेत्र में बाघों की आबादी में 16 साल में 275% की वृद्धि हुई है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा एरिया के हिसाब से, किसी एक रीजन को लिया जाए, किसी एक क्षेत्र को लिया जाए, तो उस क्षेत्र के हिसाब से शिवालिक पर्वत और गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, इसमें बाघों की आबादी में पिछले 16 साल में सर्वाधिक वृद्धि या इंक्रीमेंट जो है, ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। 275% की ग्रोथ हुई है, देश में सबसे ज़्यादा है, याद रखेंगे। इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे, क्षेत्र के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने स्टेट के हिसाब से बात कर ली, टाइगर रिजर्व के हिसाब से बात कर ली, अब क्षेत्र के हिसाब से, ओवरऑल रीजन के हिसाब से बात कर रहे हैं। मध्य भारत क्षेत्र और पूर्वी घाट में 7 राज्य आते हैं, यहाँ देश के सबसे ज़्यादा बाघ भी हैं, ठीक है। अब बात हो रही है कि क्षेत्र के हिसाब से सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे हैं, तो मध्य भारत क्षेत्र और पूर्वी घाट में। आपको पता है कि एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है, एमपी में ही सबसे ज़्यादा बाघ हैं संख्या के आधार पर। मध्य भारत का क्षेत्र मध्य प्रदेश, मतलब इसी क्षेत्र में मध्य प्रदेश भी आ जाता है आपका, है ना। तो इस वजह से यहाँ देश के सबसे ज़्यादा बाघ हैं। हालांकि मध्य प्रदेश 785 और राजस्थान 88 ने काफ़ी बाघ बढ़ाए, यहाँ 28.22% की दर से बाघ बढ़े हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में बाघों की संख्या घट गई है। तो इस पूरे पैरा में से आपको याद रखने की कौन सी चीज़ है कि मध्य भारत और पूर्वी घाट का जो क्षेत्र है, जिसमें के 7 स्टेट आते हैं आपके, ये देश के सबसे ज़्यादा बाघों को जो है आश्रय देता है। और आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहां पर बाघों की संख्या घटी है, तो आंध्र प्रदेश में घटी है, तेलंगाना में घटी है, छत्तीसगढ़ में घटी है, झारखंड में घटी है और ओडिशा में घटी है। देखिए ये वीडियो नो डाउट लंबा होगा, क्योंकि इसमें मैं करीबन 20 के आसपास पेजेस को कवर कर रहा हूँ, तो बिल्कुल धैर्य बनाए रखना है, आराम आराम से चीज़ें करेंगे, बिल्कुल भी दौड़ना नहीं है, बिल्कुल चलना है आराम आराम से, तो चीज़ें जो है अच्छी तरीके से समझ में आती रहेंगी। पश्चिमी घाट क्षेत्र में बाघों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, रीजन के आधार पर बात कर रहे हैं। देखिए क्षेत्र के आधार पर पहली सबसे बड़ी आबादी कहाँ है, मध्य भारत और पूर्वी घाट में, जहाँ पे कि 7 स्टेट्स आते हैं, वो सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी वाला क्षेत्र है। दूसरे स्थान पर आता है आपका पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र, यहाँ बाघों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु राज्यों ने बाघों की संख्या में 270% की वृद्धि की है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड और वेस्ट बंगाल में 9.76% और सुंदरवन में 12.88% की दर से बाघों की संख्या बढ़ी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है आपके याद रखने के उद्देश्य से।
रिपोर्ट के अनुसार 19.42% की दर से देश में विगत 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 715 बाघ बढ़े हैं, ये याद रखना। इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि 19.42% की दर से पिछले 4 सालों में हर वर्ष 715 बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब देश के शीर्ष 12 बाघ संख्या वाले राज्य कौन से हैं? एमपी सबसे पहले स्थान पर है, 2018 में यहाँ 526 थी संख्या। अभी लेटेस्ट 2022 की रिपोर्ट के आधार पर यहाँ बाघों की संख्या 785 है। तो क्रम याद रखेंगे, बाघों की संख्या आपको याद रखनी है तो आप मध्य प्रदेश की याद रख सकते हैं 2022 की, और 18 के भी याद रख लेना, ताकि कभी कभी अगर रिलेट करके पिछली रिपोर्ट के आधार पर भी पूछ लिया जाए तो आसानी से उत्तर दिया जा सके। मध्य प्रदेश में 2018 में 526 से 22 में 785 हो गए। अब इसके बाद में 2-3 स्टेट्स के नाम याद रख लीजिए। सबसे पहले स्थान पर आपका मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर आपका कर्नाटका है, और तीसरे स्थान पर आपका उत्तराखंड है बाघों की संख्या के मामले में। ठीक है, अब यहाँ से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 3 स्टेट आपको वो याद हो गए। अब इसके बाद में यूपी का स्थान कौन सा है? ओवरऑल नंबर्स में अगर देखा जाए जो संख्या है बाघों की, उसमें 8वां स्थान रखता है पूरे देश में उत्तर प्रदेश, जहाँ के 2018 में बाघों की संख्या 173 थी। 2022 की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बाघों की संख्या 205 हो चुकी है। तो ऐसे करके चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। तो ये बाघ रिपोर्ट हो गई आपकी। अब इसके बाद में PSLV-C 56 से 7 सिंगापुर के उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया। 30 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो कहा जाता है, इसके विश्वसनीय प्रक्षेपण वाहन PSLV-C 56 इससे सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। अब इसमें से कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है? डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब प्रक्षेपित किया गया। 30 जुलाई 2023 को डेट्स पर ज़्यादा फोकस मत करना, फोकस करेंगे देखिए, मतलब तिथियां ऐसी होती हैं, तिथियां नो डाउट महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन करंट अफेयर्स की जो तिथियां हैं उसमें से सारी तिथियां इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। जो तिथि इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको यहाँ से बता दूँ। ठीक है, तो पहला तो याद रखना है कि जो प्रक्षेपण वाहन था जिसकी सहायता से सिंगापुर के जो सैटेलाइट्स थे उनको लॉन्च किया गया, प्रक्षेपित किया गया, उसका नाम है PSLV-C 56। ये किस देश के उपग्रह भेजे गए? सिंगापुर के। कितने भेजे गए? 7 भेजे गए, याद रखना। अब इसके बाद में क्या क्या याद रखना है? प्रक्षेपण के 23 मिनट के बाद ही 360 किलो वजनी उपग्रह DSSAR रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में 535 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित कर दिया गया। इसरो की कमर्शियल ब्रांच जो है, वाणिज्यिक शाखा, जिसको बोला जाता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, इसने पूरी तरह व्यावसायिक इस मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न करके चमकदार भविष्य की ओर कदम बढ़ाया है। तो ये जो मिशन है जिसकी सहायता से जो सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स को भेजा गया है, ये कमर्शियल मिशन है। समझ रहे हैं? वाणिज्यिक मतलब एक तरीके से आप कोई व्यापार करते हैं, आप कोई दुकान चलाते हैं, या आप कोई भी काम करते हैं जिसके लिए आपको पैसा मिलता है, तो उस तरह का काम है। कमर्शियल शाखा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से जो मिशन था ये कैसा है? व्यावसायिक मिशन है। आगे इसमें से क्या याद रखना है कि कक्षा में स्थापित किए गए 7 उपग्रहों के नाम एक बार देख लीजिएगा। DSSAR, वेलॉक्स AM, आर्केड एटमॉस्फेयर कपलिंग व डायनेमिक एक्सप्लोरर, स्कूब 2, NU लॉइन, ग्लासिया 2 और ORB-12 स्ट्राइडर। ये 7 उन उपग्रहों के नाम हैं जिनको PSLV-C 56 की सहायता से जो है अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। अब इनके बारे में बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, PSLV-C 55 से इसरो ने 22 अप्रैल 2023 को सिंगापुर के ही 2 उपग्रहों TELI-OS2 और ल्यूमलाइट 4 का सफल प्रक्षेपण किया था। ये PSLV-C 55 की मदद से किया था 22 अप्रैल 2023 को। फिर दोबारा से ये 7 जो सैटेलाइट हैं इनके भेजे गए हैं। अंतरिक्ष में भारत का अनूठा प्रयोग। अनूठा प्रयोग क्या किया? जैसे कि आप देखते हैं कोई भी रॉकेट जो है वो ऊपर जाता है आकाश में, तो उसका जो बचा हुआ मलबा होता है वो वहीं पर अंतरिक्ष में ही रह जाता है और वहाँ पर वो वर्षों तक जो है वो घूमता रहता है। तो कभी कभी उसके बाद में जो मिशन भेजे जाते हैं तो उनसे उसके टकराने की संभावना बनी रहती है। तो एक तरह से कह सकते हैं अंतरिक्ष का जो कचरा है वो वहाँ पे बढ़ता चला जाता है। तो भारत के वैज्ञानिकों ने एक अनूठा प्रयोग किया है कि जो रॉकेट का बचा हुआ हिस्सा होता है उसको वापस पृथ्वी की ओर 300 किलोमीटर ऊंची कक्षा में लाया गया है। और इस तरीके का प्रोसेस किया गया है कि अगले 2 महीने में मतलब जब ये लॉन्च किया गया था उसके 2 महीने के अंदर अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिक पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करके नष्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा? किसी भी तरह का कोई भी वेस्ट मटेरियल
कह सकते हैं कि स्पेस में नहीं बचेगा, जिससे कि आगे जाकर के दिक्कत हो, क्योंकि बहुत सारा रॉकेटों का मलबा या जो भी इस तरह के अनुसंधान किए जाते हैं, इस तरह के जो भी प्रक्षेपण किए जाते हैं, उनके बहुत सारे मलबे जो हैं वो अंतरिक्ष में चक्कर काटते रहते हैं, है ना। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट किया है जो कि निसंदेह बहुत ही अच्छी चीज़ है, ताकि अंतरिक्ष को भी साफ सुथरा रखा जा सके। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, है ना। 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। पहला कि आकार इसका कैसा है। वैसे ये जो है षटभुजाकार लगता है, लेकिन यहाँ पे त्रिभुजाकार संसद भवन दे रखा है। त्रिभुजाकार संसद भवन में पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं हैं, हाईटेक व्यवस्थाएं। लोकसभा कक्ष जो है इसमें 888 सीटें हैं, मतलब व्यवस्था बैठने की जो बैठक है, लोकसभा वाले कक्ष में 888 और राज्यसभा वाले कक्ष में 384 सीटों की व्यवस्था की गई है। और तीसरा, एक हॉल बनाया गया है बड़ा, जैसे कभी कभी संयुक्त सत्र होता है, अधिवेशन होता है ना दोनों सदनों का, तो उसके लिए 1272 सीटों वाला एक बड़ा हॉल बनाया गया है। तो इनके जो है नंबर से याद रखेंगे, लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384 और संयुक्त हॉल जो कि दोनों संयुक्त सत्र के लिए बनाया गया है उसमें 1272 सीटों वाला जो है व्यवस्था की गई है। लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के साथ में सोने की परत वाले सेंगोल की स्थापना पूजा अर्चना के साथ में प्रधानमंत्री ने की थी, जिसके बारे में आपको पता होगा, है ना। सेंगोल का इतिहास किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भारत की स्वतंत्रता का जब हस्तांतरण किया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको जब सत्ता का हस्तांतरण किया था तो वो भी सेंगोल के साथ ही हुआ था, ऐसा माना जाता है। 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा के बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को आधी रात को सेंगोल सौंपा था। बाद में इसे इलाहाबाद के संग्रहालय में रख दिया गया था। जो जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं वो मैं छोड़ते जा रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ तो मैं आपको बता रहा था, अगर आपके पास बुक होगी तो आपका समय बचेगा इस किताब का रिवीजन करने में। तो जब संसद भवन का एक तरह से कह सकते हैं उद्घाटन हुआ, तो इसी अवसर पर 75 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट पीएम ने जारी किया है। लगभग 65,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में ये संसद भवन फैला हुआ है। इसका निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है, तो इस परियोजना का नाम है सेंट्रल विस्टा परियोजना। आधारशिला रखी गई थी इसकी पीएम मोदी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को, और इसका निर्माण 15 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ। त्रिकोणीय आकार का यह नया भवन वस्तुतः एक षटकोण है। इसके जो आर्किटेक्ट हैं, वास्तुकार हैं, वो हैं गुजरात के विमल पटेल। इनका नाम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इनकी आर्किटेक्चर कंपनी जो है इसका नाम है HCG डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसने ही नई संसद भवन, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और संबंधित भवनों का डिज़ाइन जो है वो तैयार किया है। निर्माण किसके द्वारा किया गया है, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। और इसकी जो रूपरेखा थी वो इन्होंने तैयार की है, विमल पटेल ने। नए संसद भवन में प्रवेश के लिए 3 मुख्य द्वार हैं, 2 और 3 जो है उपद्वार हैं, और तीनों जो मुख्य द्वार हैं ये जल, थल और नभ को समर्पित हैं। इनको नाम दे दिए गए हैं ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार। इसके लोकसभा कक्ष की थीम जो है ये राष्ट्रीय पक्षी मोर पर बेस्ड है। राज्यसभा की थीम ये राष्ट्रीय पुष्प कमल पर बेस्ड है, और प्रांगण में हमारा जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद भी उसको स्थापित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हैं, तीनों चीज़ें याद रखेंगे। लोकसभा की थीम मोर पर, राज्यसभा की थीम कमल पर, और प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी स्थापित किया गया है। भवन के ऊपर शीर्ष में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के 4 सिंह भी स्थापित किए गए हैं। भारत की प्राचीन कलाओं और सांस्कृतिक विविधता को संसद भवन की दीवारों पर भी दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेविगेशन उपग्रह NVS-01 का सफल प्रक्षेपण कर दिया गया है। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 29 मई 2023 को उठाया, जब इसके लिए सेकंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट जिसका नाम है NVS-01, इसका प्रक्षेपण श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने शक्तिशाली भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV MK2 F12 के द्वारा किया गया। 51.7 मीटर ऊंचे GSLV ने 2232 किलोग्राम वजन के NVS-01 को लेकर के सतीश धवन अंतरिक्ष क्षेत्र से 29 मई को प्रातः 10:42 पर उड़ान भरी, और 19 मिनट में इसने उपग्रह को 251 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू समस्थानिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित कर दिया, जहां से इसे इसके निर्धारित कक्षा में स्थानांतरित कर दिया गया। बेंगलोर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका केवल आपको हेडलाइन ही याद हो तो वही बहुत है।
तो वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम WCCF शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोध करता है और खुफिया जानकारियां साझा करता है। बेंगलोर जो है वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला दुनिया का 41वां शहर है। इससे पहले वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में 40 देश पहले से शामिल थे, जिसमें न्यूयॉर्क था, लंदन था, पेरिस, टोक्यो, दुबई। ठीक है, तो इस तरीके से 6 कॉन्टिनेंट्स के 6 महाद्वीपों के 40 शहर पहले से शामिल है। 41वां शहर इस वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला कौन बन गया है? बेंगलोर बन गया है। इतनी जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2012 में हुई थी। ठीक है, लंदन के संस्कृति और रचनात्मक उद्योगों के उप महापौर जिनका नाम है जस्टिस सिमंस, इन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2015 में WCCF को महारानी एलिजाबेथ ने लंदन में जस्टिन सिमंस के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता दे दी थी और प्रशंसा के प्रतीक के रूप में जस्टिस सिमंस को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पेश करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। तो ये बिल वगैरह जो होते हैं, एक्ट वगैरह होते हैं, इनकी तिथि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बिल जो है राजस्थान की विधानसभा में कब पास हुआ? तो 21 जुलाई 2023 को। इसको याद रखेंगे, डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नाम क्या है इसका? राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक। तो इस तरह का कानून बना करके सामाजिक सुरक्षा की दिशा में काम करने वाला राजस्थान देश का पहला स्टेट बन गया है। जो विधेयक पास किया गया है इसमें 3 कैटेगरीज हैं। न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार पहली, दूसरी है गारंटीकृत रोजगार का अधिकार और तीसरी है गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा और पेंशन का अधिकार। तो इन कैटेगरीज के नाम भी आपको पते होने चाहिए। इनके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें रखी गई हैं इनको भी हम आगे देखेंगे। तो राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 के प्रमुख घटक, इसमें से पहला था न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो विधेयक है इसके द्वारा प्रत्येक वयस्क नागरिक को वर्ष में कम से कम 125 दिन न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान की जाएगी। मतलब 125 दिन न्यूनतम, कम से कम, ऐसे ज़्यादा हो सकता है, 125 दिन कम से कम प्रत्येक वयस्क नागरिक को जो है काम मिलेगा और उसकी इनकम होगी 125 दिन के लिए। प्रत्येक वयस्क नागरिक को शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत और ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से न्यूनतम आय प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो जो आय का लाभ मिलेगा या जो काम मिलेगा लोगों को, जितने भी वयस्क लोग हैं राजस्थान के, उनको इसका लाभ शहरी क्षेत्रों में किस योजना के तहत दिया जाएगा? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत, और ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के माध्यम से जो है इसका लाभ लोगों को दिया जाएगा। राज्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मनरेगा के 100 दिनों में अतिरिक्त 25 दिन का और रोजगार सुनिश्चित करेगा। जैसे मनरेगा के बारे में आपने पढ़ा, ये न्यूनतम 100 दिनों की जो है काम और उसकी आय की गारंटी देता है मनरेगा जो है। तो 100 दिन तो उसमें पहले से हैं, इस एक्ट के आ जाने से 25 दिन एक्स्ट्रा और इसमें जोड़ दिए गए हैं, ये भी आप याद रखेंगे। गारंटीकृत रोजगार का अधिकार, ये दूसरा वाला पॉइंट है इसका। इसमें इसका मतलब क्या है? गारंटीकृत रोजगार का मतलब कि शहरी और ग्रामीण रोजगार योजनाओं में कार्य पूरा होने के बाद में सरकार साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से, यानी हर 7 दिन में या 15 दिन में, पाक्षिक का मतलब होता है 15 डेज, साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करेगी। मतलब जो भी काम करेंगे ये लोग, जहाँ पे भी इनको लगाया जाएगा, तो 7 दिन के अंतराल पर या फिर 15 दिन के अंतराल पर इनको इनके कार्य की जो भी मजदूरी है, जो भी आय है, इनको भुगतान उनका किया जाएगा। एक नामित अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यस्थल पंजीकृत जॉब कार्ड पते के 5 किलोमीटर के अंतर्गत हो। मतलब जिन लोगों को भी इस योजना के तहत काम दिया जाएगा, तो वो जहाँ पर भी रहते हैं, जहाँ पर भी उनका निवास है, जो उनका जॉब कार्ड है, जो उनको एकदम काम करने का जो कार्ड मिला हुआ है, मजदूरी कार्ड जो मिला हुआ है, उस पर उनका जो एड्रेस लिख रहा होगा, उस एड्रेस की 5 किलोमीटर की परिधि में ही उनको काम दिया जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा। यदि आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, मतलब काम जिसको चाहिए, इच्छुक काम का व्यक्ति है, उसको उसने क्या कर दिया? आवेदन कर दिया, अप्लाई कर दिया, और उसके अप्लाई करने के 15 दिन बाद भी उसको अगर काम नहीं मिल रहा है, तो आवेदक को साप्ताहिक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। काम नहीं मिल रहा है तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, परंतु किसी भी मामले में यह अवधि 1 पखवाड़े से अधिक नहीं होगी। तीसरा है गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार। ये सुनिश्चित क्या करता है कि जो वृद्धा हैं या विकलांग हैं, विधवाएं हैं, एकल महिलाएं हैं, इस जैसी कैटेगरियों के अंतर्गत आने वाले जो लोग हैं उनको पेंशन मिले, और वित्तीय वर्ष 2024-25 से पेंशन में 2 किस्तों में
15% की वार्षिक वृद्धि करने की भी घोषणा इस एक्ट के तहत करी गई है। नगद हस्तांतरण योजनाओं में अंतर, ये जरूरी नहीं है, इसको छोड़िए, जो जरूरी नहीं है उसको छोड़िए, समय वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। विश्व का पहला नैनो डीएपी, तरल तरल डीएपी की यहाँ पे बात हो रही है। 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, जिसको इफ्को कहा जाता है, इफ्को के द्वारा विकसित विश्व के पहले इफ्को नैनो तरल डीएपी का लोकार्पण किया। इफ्को नैनो डीएपी नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त एक नैनो उर्वरक उत्पाद है। ठीक है, इसका शुभारंभ भारत को खाद्य उत्पादन और उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। याद रखने की चीज़ें क्या क्या हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि जो डीएपी है ये किसके द्वारा विकास किया गया है, इसका इफ्को के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस होता है। तरल डीएपी जो होता है लिक्विड फॉर्म में ये तैयार किया जा रहा है। तो पहले दानेदार जो डीएपी होता है, गाँवों के सारे लोग जानते होंगे, काला काला एक यूरिया होता है, चीनी टाइप का दिखता है जो दिखने में, सफ़ेद वाला। एक डाई, गाँव में जो बोलते हैं इसको डाई डीएपी बोलते हैं, वो ब्लैक दाने टाइप के उसमें आते हैं। तो वो दाने वाले चीज़ों का सब्स्टिट्यूट ढूंढा गया, उसको अब लिक्विड फॉर्म में तैयार किया जा रहा है। डीएपी में जो तरल डीएपी होता है, लिक्विड डीएपी होता है, उसमें 8% नाइट्रोजन होता है और 16% उसमें फॉस्फोरस होता है। तो ये याद रखेंगे। तरल डीएपी के माध्यम से 90 लाख मीट्रिक दानेदार डीएपी के उपयोग को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। जो दानेदार डीएपी जनरली यूज़ होता है, वर्तमान में भी यूज़ होता है, इसके 90 लाख मीट्रिक टन जो मात्रा जो इसकी है, इसको कम करने का लक्ष्य इस तरल डीएपी के माध्यम से रखा गया। देश में 18 करोड़ तरल डीएपी की बोतलों का निर्माण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अमेजन इंडिया का श्रीनगर में पहला फ्लोरिंग स्टोर। अमेजन इंडिया ने 27 जुलाई 2023 को अपने अंतिम मील डिलीवरी कार्यक्रम, जिसका नाम है आई हैव स्पेस, के हिस्से के रूप में श्रीनगर कश्मीर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है। तो ये याद रखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा गहराई में आपको जाना नहीं है। ये जो स्टोर है कंपनी के आई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम का हिस्सा है, और ये जो आई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम है ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब उद्देश्य क्या है, ये क्यों स्टार्ट किया गया है? तो अमेजन इंडिया का आई हैव स्पेस लाइट माइल डिलीवरी प्रोग्राम स्थानीय दुकानों और व्यापारियों के साथ सहयोग करता है, ताकि उन्हें उनके अपने दुकानों के 2-4 किलोमीटर के क्षेत्र में उत्पाद जितने भी वो रखते हैं उनके वितरण की या डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता जो है उनको मिले, और जिससे उन्हें अतिरिक्त आय के विकल्प प्राप्त हो सके। भारत जो है ये ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है 7 जुलाई 2023 को। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप, जिसको संक्षेप में जीसीआरजी कहा जाता है। तो भारत इस ग्रुप में शामिल हुआ है। ये कैसे शामिल हुआ है? ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर भारत को जो है इस ग्रुप में शामिल किया गया है। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप जीसीआरजी की स्थापना मार्च 2022 में खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में तत्काल वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक प्रतिक्रिया का समन्वय करने के लिए की गई थी। भारत को जीसीआरजी में चैंपियंस ग्रुप में शामिल होने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव, जिनका नाम है एंटोनियो गुतरेस, इनसे निमंत्रण मिला था, और विदेश मंत्रालय में सचिव संजय वर्मा को जीसीआरजी प्रक्रिया के लिए शेरपा नामित किया गया। इनका नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चैंपियंस ग्रुप में वर्तमान में कौन कौन है? बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल की सरकारें या जो राज्य हैं इनके प्रमुख जो है चैंपियंस ग्रुप में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा पर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने 7 जुलाई 2023 को वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जो है रिपोर्ट जारी की है। ये इंडेक्स जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 श्रेणी में ग्रेड करते हैं। कोई भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष 5 ग्रेड में जगह नहीं बना सका। इसमें 10 ग्रेड बनाई गई थी। ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो आते हैं, उनके प्रदर्शन के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो इसमें 10 ग्रेड जारी की गई थी, और बड़ी ही एक तरह से कह सकते हैं कि ख़राब बात है कि स्टार्टिंग के जो 5 ग्रेड हैं, टॉप 5 ग्रेड हैं, उनके जो भी मानक हैं उन पर कोई भी इंस्टीट्यूशन खरा नहीं उतरा। तो ये इंडेक्स राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 10 श्रेणी में ग्रेड करता है। इन्हीं ग्रेड्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टॉप 5 ग्रेड में जगह नहीं बना पाया है। और रिपोर्ट के अनुसार स्कूली शिक्षा के मामले में, स्कूली शिक्षा की बात हो रही है, कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल की नहीं हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार स्कूली शिक्षा में चंडीगढ़ और पंजाब, यानी
यूटीज़ जो हैं आपके यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, उनमें चंडीगढ़ और राज्यों में पंजाब, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है स्कूली शिक्षा के मामले में, स्कूल एजुकेशन के मामले में। और स्कूल एजुकेशन के मामले में बेशक चंडीगढ़ और पंजाब ने सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बात चिंताजनक है कि इसके आधार पर जो 10 ग्रेड्स हैं उनमें से टॉप 5 ग्रेड्स में ये भी नहीं है, ये छठी ग्रेड में है। ठीक है, पंजाब और चंडीगढ़ को इंडेक्स की 6th ग्रेड में शामिल किया गया है। गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी और तमिलनाडु को 7th ग्रेड में रखा गया है। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। याद क्या करना है आपको कि चंडीगढ़ और पंजाब ये सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस करने वाले केंद्र शासित प्रदेश और स्टेट्स रहे हैं स्कूल एजुकेशन के मामले में, और ये छठी ग्रेड में है। ठीक है, इतना आप यहाँ से याद रखेंगे, और जो याद करने की चीज़ें होंगी बताते चलूँगा। अरुणाचल प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम, इनको सबसे नीचे के ग्रेड पर रखा गया है। सबसे ऊपर चंडीगढ़ और पंजाब, सबसे नीचे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम, ये सबसे नीचे के ग्रेड पे 10वीं ग्रेड में है। पीजीआई 2.0 की 6 मानक, यानी ये जो रिपोर्ट जिन चीज़ों के आधार पर तैयार की गई है, क्या क्या चीज़ें देखी गई हैं ये रिपोर्ट तैयार करने में, तो वो 6 तरह की चीज़ें हैं, 6 मानक हैं। और 6 मानकों में से उनके नाम आप देख लीजिए यहाँ से। पहला है लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी, दूसरा है स्कूल तक पहुँच, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़, चौथा है समानता, पांचवा है गवर्नेंस, मैनेजमेंट और टीचर एजुकेशन, और छठवां है ट्रेनिंग। ये सारी चीज़ों के आधार पर ये 6 मानक हैं जिनके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। पीजीआई के तहत जो 10 श्रेणियां बनाई गई हैं वो 1000 अंकों के आधार पर हैं। तो 10 श्रेणियों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। सबसे ऊपर की श्रेणी है दक्ष श्रेणी, यानी जिनका स्कोर 941 से 1000 के बीच में है वो दक्ष की कैटेगरी में आएंगे। 881 से 940 के बीच में उत्कर्ष कैटेगरी। अति उत्तम कैटेगरी 821 से 880 तक। 761 से 820 तक उत्तम कैटेगरी। प्रचेष्टा 1, प्रचेष्टा 2 और प्रचेष्टा 3, इस तरीके के 3 प्रचेष्टा कैटेगरी हैं। प्रचेष्टा 1 कैटेगरी में 701 से 760, प्रचेष्टा 2 कैटेगरी में 641। याद नहीं करने हैं जी, ठीक है, ये याद नहीं करना है, कंफ्यूज मत हो जाना, मैं बता दूंगा याद क्या करना है। प्रचेष्टा 3 कैटेगरी कहाँ से कहाँ तक है, 581 से 640, और उसके बाद में आकांक्षी 2 और आकांक्षी 3, इस तरीके के 10 ग्रेड्स इसमें जो है बनाए गए हैं। ठीक है, पीजीआई 2.0 की वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष 5 श्रेणियों में कोई भी राज्य नहीं है, और 6वीं श्रेणी, यानी हमने अभी बात की थी पंजाब और चंडीगढ़ के बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, स्कूल एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो स्कूल एजुकेशन में केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, स्टेट्स में पंजाब, ये श्रेष्ठ प्रदर्शन इन्होंने किया है। लेकिन ये भी किस श्रेणी में, 6वीं श्रेणी में, और 6वीं श्रेणी का नाम क्या है ये आप याद रखना, प्रचेष्टा, प्रचेष्टा 2, प्रचेष्टा 2 जो है इस कैटेगरी का नाम है, जिसमें चंडीगढ़ और पंजाब ने जो है जगह बनाई है। अब प्रचेष्टा 2 की जो एक तरह से कह सकते हैं नंबर्स में जो इनका अंकों का जो आधार है वो क्या है, वो 641 से 700, ये याद रख लेना। प्रचेष्टा 2 जो है 641 से लेकर 700 के बीच में स्कोर करने वालों को जो है ग्रेड प्रदान किया जाता है। 7वीं श्रेणी यानी प्रचेष्टा 3 में गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु है, याद रखने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल रैंकिंग की 8वीं श्रेणी यानी कि आपकी आकांक्षी 1 में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्थान बनाया है, तो ये याद रख लेंगे। 8वीं श्रेणी का नाम है आकांक्षी 1। आकांक्षी 1 में कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, 13। 13 के नाम आपको याद नहीं रखने हैं। ठीक है, 9वीं श्रेणी, इसको आकांक्षी 2 बोला गया है। आकांक्षी 2 में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, असम, लद्दाख, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर सहित 12 राज्यों ने जगह बनाई है। आकांक्षी 2 में 12 स्टेट्स हैं, याद रखेंगे। और यूपी किस ग्रेड में है, तो ये आकांक्षी 2 ग्रेड में है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। आपसे पूछा जाए इस रिपोर्ट के आधार पर कि उत्तर प्रदेश को जो है किस कैटेगरी में रखा गया है, तो आकांक्षी 2 वाली ग्रेड में इसको रखा गया है। और 10वीं श्रेणी यानी आकांक्षी 3 जो है इसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम है जिन्होंने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। भारत ने फ्रांस से 26 राफेल विमान और 3 पनडुब्बियां खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो याद रखेंगे फ्रांस से खरीदे जा रहे हैं 26 राफेल और 3 पनडुब्बियां। यह मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने 14 जुलाई 2023 को दी।
हालांकि वायुसेना के लिए पहले ही फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदे जा चुके हैं, 26 और खरीदे जा रहे हैं। डीएसी ने यह मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान दी थी। डीएसी जो है, जिसका नाम यहाँ पे आप देख रहे हैं, रक्षा अधिग्रहण परिषद, ये क्या करती है, ये रक्षा से जुड़ा हुआ जो भी खरीदारी होती है, रक्षा सामान जो भी होता है, उस पर निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की सबसे बड़ी इकाई होती है डीएसी, रक्षा अधिग्रहण परिषद। भारतीय नौसेना स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत पर तैनात करने के लिए पुराने मिग 29 के स्थान पर एक उपयुक्त लड़ाकू विमान की तलाश कर रही थी, जो उसने राफेल के रूप में पूरी की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की भारत यात्रा 20-21 जुलाई 2023 को इन्होंने भारत की यात्रा की और भारत और श्रीलंका के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का ये अवसर भी था जब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत पहुंचे थे। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि कौन कौन सी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में दे रखी हैं। हालांकि ये अच्छी बुक है, नो डाउट, बहुत अच्छी किताब है, इतने विस्तार से चीज़ों को यहाँ पे समझाया गया है, लेकिन हमें टू द पॉइंट चीज़ें पढ़नी है और वही चीज़ें पढ़नी है। इतना समय नहीं है हमारे पास कि इतनी सारी चीज़ों को पढ़ सकें, तो उतना ही समय है हमारे पास कि हम अपने एग्ज़ाम के हिसाब से ही चीज़ों को तैयार कर लें, बस वही काफ़ी है। तो जो जो चीज़ें यहाँ से बताते चल रहा हूँ उनको हाईलाइट या अंडरलाइन करते चलिएगा और इससे आपको ये फील हो रहा होगा किताब बहुत ज़्यादा हमारी हल्की होती जा रही है। मतलब इतना सारा देख के कभी कभी हम क्या है ना, चीज़ों को बिना पढ़े ही जज कर लेते हैं। ऐसा होता है अक्सर करके। आपके पास भी बहुत सारी करंट अफेयर्स की किताबें इकट्ठी हो गई होंगी, लेकिन आप इस बात को भी रिलेट कर पा रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको देखने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ में रहता हूँ, तो वहाँ पर ये मुझे देखने को मिलता है कि उनके पास बहुत सारी किताबें होती हैं। मतलब जैसे मान करके चले आप, हर महीने की मैगज़ीन भी हम लेते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है, और ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, 1-2% में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलरली किसी मैगजीन को फॉलो कर रहे हैं और उसको पूरा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो है एक मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ कि लगभग मान करके चलिए 95-96% जितने भी एस्पिरेंट हैं उनमें से ऐसे होते हैं जो हर महीने की मैगज़ीन खरीद रहे हैं लेकिन एक भी मैगज़ीन पढ़ नहीं पा रहे हैं। और जो भी वार्षिक संस्करण आता है या कोई भी हाफ ईयरली एडिशन आता है उसकी तो बात छोड़ दीजिए, भाई मंथली का मैटर कम होता है। अब हाफ ईयरली वो चीज़ पढ़ रहे हैं, आप ईयरली पढ़ रहे हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है कंपैरेटिवली ज़्यादा मटेरियल होगा, तो उसको तो आप खरीद तो लाएंगे, क्योंकि आपका मन नहीं मानेगा तब तक आप नहीं खरीदेंगे, आपको फील ही नहीं होगा कि आप पढ़ रहे हैं, तो आप चीज़ों को खरीद के लाएंगे लेकिन उसको पढ़ते नहीं हैं। आपके पास भी बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स पढ़ी होंगी। तो मेरा मतलब कहने का यही है कि ये भी किताब दिखने में बहुत छोटी है, बहुत छोटी सी मैगज़ीन है और अर्धवार्षिकी है और बहुत छोटी सी लगती है देखने में, लेकिन इसमें जो कंटेंट है वो बहुत छोटे छोटे अक्षरों में दिया होता है, तो बहुत सारा मटेरियल है इसमें। इतना छोटा इसको कंटेंट के हिसाब से नहीं कह सकते। तो आप में से भी काफ़ी सारे लोगों के पास होगी, तो मेरी हेल्प मैं बस यही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी वजह से आप इस किताब को पढ़ें ज़रूर, है ना। तो आप टिके रहेंगे तो 10 से 8 दिन में ये बुक यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा और आपकी किताब जो है वो बहुत बड़ी जो आपको लग रही थी वो थोड़ा छोटा हो जाएगी। बस मैं यही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के बीच में 21 जुलाई को नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में दोनों ही नेताओं ने आर्थिक सहयोग से जुड़े हुए क्षेत्रों में 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और दोनों देशों के बीच में टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर के सहयोग पर बहुत प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट समझौते हैं या कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा पर समझौता और श्रीलंका के त्रिंकोमाली में आर्थिक विकास परियोजनाओं पर सहयोग से जुड़ा हुआ समझौता भी इसमें शामिल है। श्रीलंका में यूपीआई के जरिए लेन देन के लिए एनआईपीएल यानी इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और श्रीलंका पे के बीच में नेटवर्क टू नेटवर्क समझौता हुआ है। तो ये समझौता किस किस के बीच में हुआ है, इन दोनों का नाम याद रखना है, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और श्रीलंका पे के बीच में। भारत और श्रीलंका ने इस दौरान प्रमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी शीर्षक से एक विजन दस्तावेज अपनाया। तो जो विजन दस्तावेज है उसका शीर्षक या टाइटल क्या है, प्रमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी, इसको आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, ये जो विजन डॉक्यूमेंट है जिसके टाइटल के बारे में भी हम बात कर रहे थे, ये 5 स्तंभों पर आधारित है। वे 5 स्तंभ कौन से हैं, समुद्री क्षेत्रों में कनेक्टिविटी दोनों देशों के बीच में, मतलब शिपिंग और क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, तो उस उद्देश्य से कोलंबो, त्रिंकोमाली, कांके संथुराई में बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स के विकास में सहयोग की रूपरेखा तैयार करना जो है इसका काम है।
इसमें भारत में नागपट्टिनम और श्रीलंका में कांके संथुराई के बीच में यात्री नौका सेवाओं को फिर से शुरू करने के अलावा रामेश्वरम और तलाई मन्नार के बीच में नौका सेवाओं को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने की दिशा में काम करने की बात की गई है। हवाई कनेक्टिविटी की भी बात हुई है। चेन्नई और त्रिंकोमाली, बट्टिकलोबा और श्रीलंका के अन्य गंतव्यों के बीच में कनेक्टिविटी की खोज के अलावा चेन्नई और कोलंबो के बीच में उड़ानों का विस्तार किया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में बिजली कनेक्टिविटी के संबंध में यहाँ पर बात हुई है। श्रीलंका के लिए 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 70% बिजली प्राप्त करने के लिए इसमें नवीकरणीय ऊर्जा पर एक समझौता भी शामिल है। बिजली व्यापार को सक्षम करने के लिए उच्च क्षमता वाले पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन की स्थापना के लिए BBIN पहल जो है इसमें शामिल है। BBIN पहल मतलब बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, ये पहल जो है इसी में शामिल है। आगे देखते हैं, लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी, मतलब दोनों देश के जो लोग हैं तो उसमें टूरिज्म के जरिए पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक अवेयरनेस को बढ़ावा देना। भारत का बौद्ध सर्किट, रामायण ट्रेल के साथ साथ श्रीलंका में बौद्ध, हिंदू और अन्य धार्मिक पूजा के प्राचीन स्थानों को लोकप्रिय बनाने की योजना जो है उस पर विचार किया जा रहा है। श्रीलंका में UPI की स्वीकृति पर भी समझौता हुआ है। ठीक है, यानी हमारे यहाँ तो UPI चलता है, लेकिन हमारा जो UPI है वो श्रीलंका में यूज़ होने के लिए भी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि NIPL और लंका पे के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। श्रीलंका से पहले भारत की UPI सेवा को सिंगापुर, UAE, नेपाल, भूटान और फ्रांस ने भी अपनाया है। आगे देखते हैं, दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत का जो सुपर कंप्यूटर एरावत है ये 75वें स्थान पर है 500 सुपर कंप्यूटर्स में। ये कहाँ पे स्थापित है? CDEC पुणे में। CDEC पुणे में स्थापित AI सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में 75वां स्थान दिया गया है। 23 मई 2023 को जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में इसकी घोषणा की गई। एरावत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसको संक्षेप में CDEC कहा जाता है, इसमें एक AI सुपर कंप्यूटर है। इसकी गति है 13,170 टेराफ्लॉप, याद रखेंगे। और इसके साथ साथ ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है। इसके साथ साथ भारत के और भी सुपर कंप्यूटर हैं जो इस सूची में शामिल हैं, तो इसका नाम आप याद रखेंगे। एरावत ये 75वीं रैंक पर है 500 सुपर कंप्यूटर्स में। और भारत का ही अन्य सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि AI, ये 131वें स्थान पर है। प्रत्यूष का स्थान 169वां है और मेहर का स्थान है 316वां। 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में अमेरिका का फ्रंटियर जो है ये शीर्ष स्थान पर है, इंपॉर्टेंट है। ये सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है ना, फ्रंटियर की बात हो रही है। ये फ्रंटियर जो सुपर कंप्यूटर है अमेरिका के टेनेसी के ओकरिज नेशनल लैब में स्थापित किया गया है। विश्व के शीर्ष 5 सुपर कंप्यूटर कौन से हैं? तो फ्रंटियर जैसे आपने देखा USA का है, दूसरे स्थान पर आपका फुकागू है जापान का, तीसरे स्थान पर लूमी है फिनलैंड का है, चौथे स्थान पर लियोनार्डो जियोन है ये इटली का है, और पांचवें स्थान पर है समिट IBM जो कि अमेरिका का है। तो टॉप 5 में 2 सुपर कंप्यूटर जो हैं वे अकेले अमेरिका के हैं। संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन 2023 ये 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल मोड में भारत की मेजबानी में आयोजित किया गया। थीम क्या थी इसकी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सुरक्षित SEO की ओर, टुवर्ड्स सिक्योर SEO। यहाँ पर जो वर्ड सिक्योर है इसका अर्थ क्या है? S फॉर सिक्योरिटी, E फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, C फॉर कनेक्टिविटी, U फॉर यूनिटी, R फॉर रिस्पेक्ट फॉर सॉवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और E का मतलब है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये सिक्योर का पूर्ण रूप है। इस सम्मेलन में सभी सदस्य देश, कौन कौन से सदस्य देश हैं SCO के? तो चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। ये SCO के सदस्य देश हैं। इनके राष्ट्राध्यक्षों ने वर्चुअली हिस्सा लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? PM नरेंद्र मोदी ने की। SCO राष्ट्राध्यक्षों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र का अनुमोदन किया और इसमें प्रमुख रूप से किस पर बात की गई? अलगाववाद पर बात की गई। उग्रवाद और आतंकवाद की ओर ले जाने वाले कट्टरपंथी लोगों का मुकाबला करने के लिए सदस्य देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है तथा कट्टरपंथ का मुकाबला करने में सहयोग, और दूसरा डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। तो कुल मिलाकर के 2 पॉइंट्स पर यहाँ पे बात हुई। एक कट्टरपंथ का मुकाबला करना है, दूसरा डिजिटल चेंजिंग के जो है फील्ड में एक दूसरे देश के साथ में कोऑपरेट करना है, सहयोग करना है। सदस्य देशों ने वर्ष 2024 को SCO पर्यावरण वर्ष घोषित करने पर जो है सहमति व्यक्त करी है।
एससीओ की स्थापना 2001 में संघाई में एक शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों की ओर से की गई थी 2001 में, याद रखेंगे। और 2017 में भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी इसका स्थायी सदस्य बना था। 2017 में इंडिया इसका मेंबर बना। संगठन के राष्ट्राध्यक्षों का 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ पे प्रस्तावित है? कजाकिस्तान में। ठीक है, कजाकिस्तान के अस्ताना में जो है 24वां शिखर सम्मेलन होगा एससीओ का। सम्मेलन में ईरान, बेलारूस और मंगोलिया ने पर्यवेक्षक देश के रूप में हिस्सा लिया। ये 23वें की बात हो रही है। ईरान जो है संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य देश बना है। 4 जुलाई 2023 को संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य देश बन गया है ईरान। ईरान को एससीओ का पूर्ण सदस्य बनने के मौके पर मोदी ने कहा कि मैं इस मौके पर राष्ट्रपति रईसी, तो नाम याद रखेंगे, ईरान के राष्ट्रपति रईसी हैं, ईरान के राष्ट्रपति रईसी और ईरान के लोगों को बधाई देता हूं। साथ ही हम बेलारूस की संघाई सहयोग संगठन की सदस्यता के लिए मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर करने का भी स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस लॉन्च किया गया। ये सारी चीज़ें वन लाइनर फॉर्म में बता चुका हूँ, यहाँ विस्तार से पढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, नाम याद रखना, मनोज सिन्हा, इन्होंने 5 जुलाई 2023 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है। ये क्या करेगा? ये स्वास्थ्य परामर्शदाताओं, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और सलाहकारों की 24 घंटे सेवाएं सुनिश्चित करेगा। टेलीमानस संकटग्रस्त लोगों के साथ में तुरंत बातचीत स्टार्ट करेगा। इसके अलावा मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में मानसिक स्वास्थ्य और गैर संचारी रोगों पर J&K हेल्थ कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन किया है। इन्होंने स्वास्थ्य प्रणाली के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए T3 का मतलब है टेस्ट, ट्रीट और टॉक, एनीमिया शिविर, गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग कार्यक्रम, ओपीडी पंजीकरण के लिए स्कैन और शेयर सेवा, इस तरह की कई नई पहलें लॉन्च की हैं जम्मू कश्मीर में। अब यहाँ से देखते हैं, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने लिंगराज मंदिर के पुनर्विकास के लिए ईकामारा परियोजना स्टार्ट की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। इन्होंने 280 करोड़ रुपए की ईकामारा परियोजना की शुरुआत हाल ही में की है। इसका उद्देश्य क्या है कि प्राचीन मंदिरों का विकास करना उनकी सरकार की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में भुवनेश्वर में विशेष रूप से 11वीं शताब्दी के लिंगराज मंदिर के परिवेश को बढ़ाना। 2019 में लॉन्च की गई ईकामारा योजना, ईकामारा क्षेत्र क्या है? ये भुवनेश्वर का प्राचीन नाम है। भुवनेश्वर के आसपास का जो क्षेत्र है उसी को ईकामारा क्षेत्र कहा जाता था। तो 2019 में लॉन्च की गई ईकामारा योजना ईकामारा क्षेत्र यानी भुवनेश्वर में ऐतिहासिक भगवान शिव मंदिर के आसपास की लगभग 80 एकड़ भूमि को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। आगे देखते हैं, इस क्षेत्र में स्मारकों की संपदा 3री सदी ईसा पूर्व से लेकर के 15वीं शताब्दी ईस्वी तक 2000 वर्षों की एक प्राचीन वास्तुकला और ऐतिहासिक विरासत का प्रमाण है। आगे देखेंगे जो जो चीज़ें आपको याद रखनी है या किताब में हाईलाइट करनी है। पहले चरण में ईकामारा क्षेत्र के विकास में वहाँ की वास्तुकला, पुरातात्विक विरासत को पुनर्स्थापित किया जाएगा। पैदल यात्रियों का आवागमन सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए 4 से 10 मीटर चौड़े छायादार पैदल मार्गों के साथ ही 12 से 18 मीटर चौड़ा मिश्रित यातायात लेन का निर्माण भी यहाँ पे किया जाएगा। खनिज विकास और नियोक्ता ब्रांड के लिए एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस पुरस्कार 2023 ये दिया गया है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को। कोलकाता में एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को सम्मानित किया गया है। एनएमडीसी द्वारा प्राप्त पुरस्कारों में जो 2 पुरस्कार जिनके बारे में अभी बात कर रहे थे, तो पहला पुरस्कार है खनिज विकास पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार है एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, 2 पुरस्कार जो है खनिज विकास निगम को दिए गए, जिसको संक्षेप में हम क्या बोलते हैं? एनएमडीसी बोलते हैं। एनएमडीसी भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ दुनिया में 6ठा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो देश के खनिज विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। अब यहाँ से आगे आपकी दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग भारत में है। कहाँ पे? गुजरात के शहर सूरत में। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सूरत डायमंड बोर्स। ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। इस इमारत में हीरे के व्यवसाय से जुड़े हुए कटर्स, पॉलिशर्स और व्यापारी वर्ग के सभी लोगों के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे पहले जो सबसे बड़ी इमारत थी वो थी पेंटागन। ठीक है, भारत में बनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग 65,000 कर्मचारियों के लिए तैयार की गई है।
क्षेत्रफल है इस इमारत का 67 लाख हेक्टेयर फीट और इस इमारत में 15 मंजिलें बनी हुई हैं। 9 आयताकार संरचनाएं हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। 4 साल में ये बनकर के तैयार हुई है। उद्घाटन इसका किया गया था नवंबर 2023 में जो है इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। डायमंड बोर्ड से पहले अमेरिका की पेंटागन बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस इमारत मानी जाती थी। ऑफिस कार्यालय कोई सबसे बड़ा था तो वो पेंटागन था। अभी सूरत डायमंड बोर्ड से 1943 में अमेरिका के शहर एर्लिंगटन में ये इमारत बनाई गई थी। पेंटागन पेंटागन इमारत जो है ये 7 मंजिल की है। इसमें 26,000 लोग काम कर सकते हैं। ये इसकी क्षमता है। 23.5 मीटर ऊंची है। फ्लोर एरिया इसका है 62,30,000 स्क्वायर मीटर। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात में स्टार्ट हो चुका है। गुजरात के सूरत में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना, जिसको कैप के नाम से भी जाना जाता है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर KAPP3 से 30 जून 2023 को वाणिज्यिक परिचय। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL ने देश में 16 700 मेगावाट दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर बनाने की योजना बनाई है। तो ये जो रिएक्टर है इसको संक्षेप में कहा जाता है PHWR, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR यानी दाबित भारी पानी रिएक्टर। एक प्रकार का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर होता है जो ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग करता है और शीतलक के रूप में किसका चीज़ का यूज़ करता है, ये भारी पानी का प्रयोग करता है। राजस्थान के रावत भाटा और हरियाणा के गोरखपुर नामक स्थान पर 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण जो है वो चल रहा है। केंद्र सरकार ने अन्य 4 स्थानों हरियाणा में गोरखपुर, मध्य प्रदेश में चुटका, राजस्थान में माही बांसवाड़ा, कर्नाटक में कैगा में बेड़े मोड़ पर 10 स्वदेशी रूप से विकसित PHWR के निर्माण को मंजूरी दी है। आगे देखते हैं। नेशनल सिकल सेल कंसल्टेंसी मिशन का उद्घाटन 1 जुलाई 2023 को MP के शहडोल में जो है किया गया। मिशन का उद्देश्य है विशेष रूप से भारत में आदिवासी आबादी के बीच में सिकल सेल एनीमिया जो रोग है उससे उत्पन्न चुनौतियों से निपटना। 3 वर्षों के दौरान इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच करना है जो 40 साल से कम उम्र के हैं। सिकल सेल रोग या SCD ये क्या होता है? ये एनीमिया के रूप में भी जाना जाता है। ये एक प्रकार का आनुवांशिक रक्त विकार है जो लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना और उनके कार्य को प्रभावित करता है। यह हीमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण एक विरासत में मिली स्थिति है। ये जेनेटिक रोग होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। इस मिशन के शुभारंभ के साथ ही सरकार का लक्ष्य मिशन मोड दृष्टिकोण अपनाते हुए 2047 तक पूरे देश से सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना है। आगे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का तेलंगाना में उद्घाटन किया गया। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री जिसका नाम है मेधा रेल कोच फैक्ट्री 22 जून 2023 को तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंडल के कोंडाकल गांव में इसका उद्घाटन हुआ है। मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड और स्टैंडलर रेल के यूनाइटेड एंटरप्राइजेज द्वारा निर्मित इस कोच फैक्ट्री का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किया। कंपनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक रेलवे उत्पाद डिजाइन बनाती है। कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं कश्यप रेड्डी। इन्होंने कहा है कि फैक्ट्री के पहले चरण में 805 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ लगभग 100 एकड़ में इस फैक्ट्री को स्थापित किया गया। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 500 कोच, ये याद रखेंगे, और 50 लोकोमोटिव। एक साल में ये इतना बना पाएगी। 13 अगस्त 2020 को इस कोच फैक्ट्री की आधारशिला रखी गई थी। जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी गई है। ठीक है। अमित शाह ने 24 जून 2023 को जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया। यह स्मारक स्मार्ट सिटी परियोजना का एक हिस्सा है और कश्मीर के लाल चौक में एक पार्क है जिसका नाम है प्रताप पार्क, वहां पर इसका निर्माण किया जाएगा। स्किल इंडिया ने जम्मू कश्मीर की नमदा कला को पुनर्जीवित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पहल के तहत कश्मीर के नमदा शिल्प को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया जा रहा है और यूनाइटेड किंगडम को निर्यात के लिए नमदा कला उत्पादों का पहला बैच हाल ही में भेजा गया है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 14 जुलाई 2023 को
14 जुलाई 2023 को यूके को निर्यात के लिए नमदा कला उत्पादों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाई थी। नमदा प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? 2021 में हुई थी। और नमदा शिल्प जो है ये सामान्य बुनाई प्रक्रिया के बजाय फेल्टिंग तकनीकी के माध्यम से भेड़ के ऊन से गलीचे जो है वो बनाए जाते हैं। फेल्टिंग तकनीकी के माध्यम से, इसको याद रखेंगे। बुनाई का यूज़ यहाँ पे नहीं किया जाता है। युद्धपोत INS कृपाण को उपहार स्वरूप वियतनाम को सौंपा गया। ये भारत का जो है युद्धपोत है। 22 जुलाई 2023 को इसको सेवा मुक्त कर दिया गया। ये पिछले लगभग 30 सालों से जो है यहाँ पे काम कर रहा, पूरे हथियार से लैस है ये, और पूरा एक तरह से कह सकते हैं चालू कंडीशन में, ठीक ठाक कंडीशन में है। तो ये वियतनाम की पीपुल्स नेवी को सौंप दिया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। इसको जहाज को वियतनाम के कैम रेन नौसैनिक अड्डे पर आयोजित एक समारोह में सौंपा गया था। ये पहला अवसर है, पहला मौका है जब भारत ने किसी मित्र देश को पूर्ण परिचालित, मतलब पूरी तरीके से चालू हालत में युद्धपोत जो है उपहार के स्वरूप सौंपा है। 1991 में भारतीय सेना में कमीशन बंद होने के बाद से ही INS कृपाण भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का एक अभिन्न अंग रहा है, और पिछले 32 वर्षों में इसने कई ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है। लगभग 12 अधिकारियों और 100 नाविकों द्वारा संचालित यह युद्धपोत 90 मीटर लंबा है और 10.45 मीटर इसकी चौड़ाई है, और अधिकतम मालवाहक क्षमता कितनी है? 1450 टन भार जो है वो ले जा सकता है। उच्च शिक्षण संस्थानों की अखिल भारतीय रैंकिंग 2023, ये जो रैंकिंग है केंद्रीय शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने 5 जून 2023 को जारी की है। इंडिया रैंकिंग 2023 के नाम से यह रैंकिंग मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अंतर्गत 13 अलग अलग श्रेणियों में दी गई है। 13 अलग अलग श्रेणी, मतलब विश्वविद्यालय सबसे आगे कौन है, महाविद्यालय सबसे बेस्ट कौन है, अनुसंधान संस्थान, ओवरऑल तथा इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, शोध रिसर्च के मामले में, फार्मेसी के मामले में, मेडिकल के मामले में, दंत चिकित्सा के मामले में, और वास्तुकला और नियोजन के मामले में विधि संस्थान सबसे बेस्ट कौन से हैं, कृषि और संबंधित क्षेत्र और इनोवेशन में जो है अलग अलग कौन कौन से संस्थान ऐसे हैं जो शीर्ष हैं। तो ये अलग अलग 13 कैटेगरियाँ हैं। 13 कैटेगरीज में ये जो है रैंकिंग प्रदान की गई है 2023 में। तो कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों तथा नवाचार को इस वर्ष से ही इंडिया रैंकिंग में शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे पहले ये नहीं होता था। इसी साल कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों और इनोवेशन को जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों को यह राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग 5 मानकों के आधार पर दी गई है। 5 मानक हैं जिनके आधार पर ये जो इनको स्कोर दिया गया है या इनको जो भी रैंकिंग में रखा गया है वो 5 चीज़ों पर जांच पड़ताल करने के बाद में रखा गया है। 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं कि टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी संस्था है, उसमें पढ़ाई की व्यवस्था कैसी है, सीखने का प्रोसेस क्या है, रिसोर्सेज क्या है, सीखने सिखाने के लिए जो भी संसाधनों की आवश्यकता होती है उनकी क्या व्यवस्था है किसी भी इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, तो टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज TLR, इसका जो हिस्सा है ओवरऑल रैंकिंग में 30% है। 30% में रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, और 20% में है ग्रेजुएशन आउटकम GO, और 10% में है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, और परसेप्शन 10% में है। ये हालांकि आपको रटने नहीं है, याद नहीं करने हैं। ठीक है, याद क्या करना है वो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। इंडिया रैंकिंग 2023 में ओवरऑल या समग्र स्टडी में किस इंस्टीट्यूशन को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये IIT मद्रास है पहले स्थान पर ओवरऑल कैटेगरी में। 2019 से लगातार 5वां वर्ष है जब इसे देश का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है। दूसरे स्थान पर इस कैटेगरी में बेंगलोर का IISc है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, तो ओवरऑल कैटेगरी में शीर्ष स्थान IIT मद्रास, दूसरे स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, तो पहला दूसरा आपको पता चल गया। 2020, 2019 और 2022 की रैंकिंग में भी ये दूसरे स्थान पे था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जबकि 2018 में ओवरऑल श्रेणी में इसका पहला स्थान था। बेंगलोर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को यूनिवर्सिटी वर्ग में लगातार 8वें वर्ष 2016 से 2023 तक शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। अब ये कैटेगरी नंबर 2 आ गई। यहाँ पर बात हो जा रही है यूनिवर्सिटी वाली कैटेगरी में, तो इसमें शीर्ष स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को है। दूसरे स्थान पर यहाँ पे हुआ है आपका JNU। ठीक है, तीसरे स्थान पर है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर हैं IISc, JNU और आपका जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। ठीक है, ये पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर हैं। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिल्ली विश्वविद्यालय का मिरांडा हाउस, ये कॉलेज कैटेगरी में है। कॉलेज की अगर बात की जाए तो सबसे
टॉप कॉलेज कौन सा रहा है? मिरांडा हाउस, ठीक है, कॉलेज कैटेगरी की बात हो रही है। और दूसरा कॉलेज रहा है इस स्थान पर हिंदू कॉलेज। और चेन्नई में प्रेसिडेंसी कॉलेज तीसरे स्थान पर रहा है। तो कॉलेजों की श्रेणी में मिरांडा हाउस का शीर्ष स्थान 7 वर्षों से लगातार बना हुआ है, 2017 से लेकर के 23 तक। ये जो मिरांडा हाउस है दिल्ली का, ये पहले स्थान पर ही है। कॉलेजों की श्रेणी में इंडिया रैंकिंग 2023 में चौथा स्थान है पीएसजीआर कृष्णमल महिला कॉलेज का, जो कि कोयम्बटूर में है। 5वां स्थान आपका सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता का है, जो कि आपको याद नहीं रखने हैं। ओवरऑल श्रेणी में 10 सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक संस्थान यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात आती है तो आईआईटी कानपुर जो है ओवरऑल कैटेगरी में 5वें स्थान पर है। यूपी का संस्थान है तो याद रखेंगे आईआईटी कानपुर की रैंक ओवरऑल रैंकिंग में 5वीं है। शीर्ष 10 विश्वविद्यालय यहाँ पे दे रखे, जिनके बारे में हम पढ़ सकें तो बार बार इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में जो पहले स्थान पर है इंस्टीट्यूट, वो कौन सा है? आईआईटी मद्रास। और दूसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे तीसरे स्थान पर है। फार्मेसी कैटेगरी में देखेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है, ये हैदराबाद में, ये पहले स्थान पर है। और नई दिल्ली का जामिया हमदर्द ये दूसरे स्थान पर है। यहाँ से देखेंगे मैनेजमेंट वर्ग में देखेंगे तो आईआईएम अहमदाबाद पहले स्थान पर है, आईआईएम बेंगलोर दूसरे स्थान पर है और आईआईएम कोझिकोड तीसरे स्थान पर है। ऐसे ही वास्तुकला में देखेंगे तो आईआईटी रुड़की पहले स्थान पर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दूसरे स्थान पर है कालीकट वाला, और आईआईटी खड़गपुर तीसरे स्थान पर है वास्तुकला में। विधि संस्थानों में देखेंगे तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो है बेंगलोर की, ये पहले स्थान पर है विधि के मामले में। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है ये दूसरे स्थान पर है। नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो हैदराबाद में है ये तीसरे स्थान पर है। मेडिकल संस्थानों में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स जो है ये पहले स्थान पर है। पीजीआई चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर है। तीसरा स्थान है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर का। दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की बात करेंगे तो पहला स्थान सविता इंस्टीट्यूट चेन्नई का है। शोध संस्थानों में देखेंगे रिसर्च इंस्टीट्यूट में तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर जो है ये पहले स्थान पर है रिसर्च इंस्टीट्यूट के मामले में। और अगले 2 स्थानों पर है आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली, दूसरे तीसरे स्थान में रिसर्च इंस्टीट्यूट के मामले में। कृषि विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो कृषि विश्वविद्यालयों में या कृषि से जुड़े हुए संबंधित क्षेत्र जो भी हैं उनमें पहला स्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली का, और दूसरा स्थान है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, तीसरे स्थान पर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय जो कि लुधियाना में है। इनोवेशन में बात करें जो कि इसी साल शामिल किया गया है, ये जो कृषि वाला ग्रेड है और इसके साथ साथ जो इनोवेशन या नवाचार वाला ग्रेड है ये इसी वर्ष शामिल किया गया है। इसमें आईआईटी कानपुर पहले स्थान पर है, याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। नवाचार के मामले में आईआईटी कानपुर पहले स्थान पर है और ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी कानपुर ये 5वें स्थान पर है। दूसरा स्थान जो है वो आईआईटी मद्रास का है और तीसरा स्थान जो है आईआईटी हैदराबाद का है। प्रधानमंत्री मोदी का गीत एम्बेंडेंस इन मिलेट्स, नरेंद्र मोदी ने गीत की रचना ग्रैमी पुरस्कार विजेता गायिका फालू, जिनको फाल्गुनी शाह के नाम से भी जाना जाता है, इनके साथ मिलकर के की है। इतना ही याद रख लीजिए, यही बहुत है बस, ठीक है। मूलतः हिंदी व अंग्रेजी में लिखे गए इस गीत को प्रधानमंत्री ने आवाज़ भी दी है। मोटे अनाजों का महत्व बताने वाले इस गीत को 16 जून 2023 को जारी किया गया था। गीत की पहुंच बढ़ाने के लिए इसको रीजनल लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया है, इनका अनुवाद किया गया है। कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का प्रारंभ, देश में पहली वाटर मेट्रो सेवा केरल के कोच्चि में प्रारंभ की गई है और इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को किया। समुद्री जल पर तैरती हुई वाटर मेट्रो कोच्चि व आसपास के 10 द्वीपों को बैटरी संचालित वाटर मेट्रो से जोड़ने वाली है। पहले चरण में यह सेवा 4 टर्मिनल्स हाईकोर्ट वाइपिन और व्याटिला कक्कनाड के बीच में 26 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगी। यात्रा के लिए मिनिमम किराया 20 रुपये और मैक्सिमम किराया 40 रखा गया है। परियोजना पूर्ण होने पर कोच्चि के आसपास के द्वीप जिनके नाम है वेलिंगटन, कुंबलम, बाइपिन, एडाकोची, नेट्टूर, व्याटिला, एल्लूर, कक्कनाड, इनको यह वाटर मेट्रो जो है वो जोड़ने का काम करेगी। इस परियोजना का परिचालन जो है कोच्चि वाटर मेट्रो के द्वारा किया जा रहा है। इसकी इक्विटी में 74% हिस्सेदारी केरल सरकार की है और बची हुई 26% जो हिस्सेदारी है वो कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड की है। ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर इंदौर, ठीक है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर इसी को कहा जाता है। ये इंदौर जो है पहला शहर बना है देश का जिसने यह ईपीआर क्रेडिट प्राप्त किया है। इंदौर नगर निगम प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त करने के बाद में उनका रिसाइकिल करके
विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। ईपीआर क्या है? ईपीआर एक पर्यावरणीय नीति दृष्टिकोण है जिसमें किसी उत्पाद के लिए निर्माता की जिम्मेदारी को उत्पाद के जीवन चक्र के उपभोक्ता चरण तक बढ़ाया जाता है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव ठाणे में प्रस्तावित है। केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने जून 2023 में महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित भिवंडी तालुका में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव के विकास की घोषणा की है, याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ देखेंगे इस कार्बन तटस्थ गांव के विकास के साथ साथ 121 आदिवासी गांवों को मॉडल गांव के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। 24 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर के सांबा में स्थित पल्ली गांव देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना था। और माजुली जो है ये भारत का पहला कार्बन तटस्थ जिला है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है। राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 14 जून 2023 को ये जारी की गई। और रॉयटर इंस्टीट्यूट तथा एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार डीडी इंडिया और आकाशवाणी को भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन माना गया है। फिनलैंड देश जो है ये समग्र विश्वास के उच्चतर स्तर के साथ में शीर्ष स्थान पर है, मतलब यहाँ के जो मीडिया संगठन है वो सबसे ऊपर हैं। ग्रीस में वैश्विक स्तर पर विश्वास का स्तर सबसे कम है 19%, ये जो है सबसे नीचे है। भारत जो है 46 देशों में इस क्रम में 24वें स्थान पर है। इतने डाटा यहाँ से आपको याद रखना है। ये मैंने आपको बता ही दिया, ऑल इंडिया रेडियो और ये वाला है ना। रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब 56% और ट्विटर 55% समाचार के लिए सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस रिपोर्ट में माने गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च को जैविक प्रमाणीकरण मिला है, जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन को अपनी प्रसिद्ध अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च की फसलों के लिए जैविक प्रमाण पत्र का दर्जा मिला है। गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन को जैविक प्रमाण पत्र का दर्जा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा द्वारा प्रदान किया गया है। अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च आंध्र प्रदेश के चिंतापल्ली डिवीज़न और जी के विधि मंडल में आदिवासी किसानों के द्वारा उगाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में उगाई जाने वाली ये कॉफ़ी किस प्रजाति की है? तो ये अरेबिका कॉफ़ी की ही एक प्रजाति है। अपेडा जिसका नाम अभी थोड़ी देर पहले आया था, जिसने अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च को जीआई टैग दिया है, ये अपेडा क्या है? ये एक भारतीय शीर्ष निर्यात व्यापार संवर्धन सक्रिय सरकारी निकाय है। यह ताज़ी सब्जियों और फलों के निर्यात को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था है। केंद्र, असम राज्य सरकार और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। पूर्वोत्तर को उग्रवाद मुक्त करने की दिशा में सरकार को बड़ी सफलता उस समय मिली जब असम में सक्रिय उग्रवादी संगठन जिसका नाम है दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी डीएनएलए, दिमासा पीपल्स सुप्रीम काउंसिल ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ में एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर 27 अप्रैल 2023 को हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा इनकी उपस्थिति में नई दिल्ली में हस्ताक्षरित इस समझौते के तहत डीएनएलए प्रतिनिधियों ने हिंसा छोड़ने, हथियारों और गोला बारूद सहित आत्मसमर्पण करने, अपने सशस्त्र संगठन को भंग करने और मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की है। दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी एक विद्रोही समूह है जो मुख्यतः असम में दीमा हसाऊ जिले में सक्रिय रूप से काम करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस समझौते को वर्ष 2024 तक शांतिपूर्ण और समृद्ध पूर्वोत्तर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। ये जो है चौथा पार्ट था घटनासार करंट अफेयर्स का। आशा करता हूँ मैं आपको चीज़ें सही तरीके से बता पाया हूँ। मैंने चीज़ों को सही तरीके से शॉर्ट लिस्ट किया है। जो चीज़ें मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखी हैं ये अपनी बुक में जो आपके पास हो उनमें इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक ये इसका दूसरा संस्करण आए पेपर टाइम तक तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तब तक ये बुक ख़त्म तो जल्दी हो जाएगी, लेकिन उसके आने तक ये कम से कम 1-2 पारा आप इसको रिवाइज़ कर सकें। ठीक है, मतलब वो तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि दिसंबर, जैसे फरवरी में पेपर है तो जनवरी के आसपास वो बुक आ जानी चाहिए, क्योंकि पेपर से कुछ ही दिन पहले आती है, लगभग 15 से 20 दिन पहले ये जो है उस बुक को निकालते हैं। स्पेशली पीसीएस का जब भी एग्ज़ाम होता है तो उससे पहले निकालते हैं, चाहे हम घटना चक्र की आई दृष्टि वाली बुक की बात करें या इस घटनासार वाली बात करें, तो ये लगभग उसी टाइम पे आएगी, जनवरी के आसपास, है ना। तो जनवरी के आसपास ये आती है तो इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। और उस जो जनवरी वाला संस्करण आएगा उसमें भी
ये जो आप पढ़ रहे हैं इसकी कुछ चीज़ें उस बुक में भी आपको मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें जब आप वहाँ पे पाएंगे तो आप चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट कर पाएंगे, आपको समय जो है बचाने में मदद मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि 8 से 10 दिन में अगर ये ख़त्म हो जाती है यहाँ से, तो आप इसको 2-2 3 दिन के अंतर पर 2-2 3 3 बार इसको आपको रिवाइज करना है, ताकि चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी ईजी हो जाएं, है ना। तो ये एक तरह से कह सकते हैं डिटेल्ड करंट अफेयर्स का पहला पार्ट है और ओवरऑल इस बुक का चौथा वाला पार्ट है। जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ से कंप्लीट करा दूंगा, तब तक इस चैनल के साथ में जुड़े रहना है। और जुड़ना तभी है जब आपको चीज़ें सही लगती हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर हमारा समय बर्बाद नहीं किया जाता, हमको एकदम बरगलाया नहीं जाता, कोई बेकार की चीज़ें नहीं बताई जाती, हमको भ्रमित नहीं किया जाता है। अगर इस तरह की चीज़ें आप समझ पाते हैं तो इस चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं और अपने मित्रों को भी इस चैनल से जुड़ने के लिए बोल सकते हैं। तो अगर क्लास पसंद लगा है और इस चैनल्स का जो भी मटेरियल है जो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, इसे आप अगर पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।